किसी ने नहीं सोचा था कि वो विशाल पहाड़ पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा। एक भयानक धमाके के साथ मैं उस जहन्नम से बाहर निकल आया। सूरज की चुढ़ती रोशनी में मैंने एक गहरी सांस ली और बस इतना कहा, आखिरकार इस कैद से आजादी मिल ही गई। मैं तो भूल ही चुका था कि आसमान इतना नीला होता है। उस अंधेरी गुफा ने शायद मेरी याददाश्त छीन ली है। मुझे पिछला कुछ याद नहीं, बस एक चेहरा साफ है। वो बूढ़ा इंसान, छन गीजा। वो हमारा गुरु था या कोई शैतान? उसने हम 100 मासूम बच्चों को इकट्ठा किया और दरिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। आज आखिरी बार चैन से सो लो, क्योंकि कल से तुम में से कई लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। मैं अनाथ था, मुझे मौत का डर नहीं था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि वहां मार्शल आर्ट्स नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अभिशाप मेरा इंतजार कर रहा है। उस दिन के बाद मार्शल आर्ट्स के नाम पर एक अंतहीन नर्क शुरू हो गया। हमारा खाना, सोना और यहाँ तक कि सांस लेना भी मास्टर छन गीजा के नियंत्रण में था। हमारा अपना कोई वजूद नहीं बचा था। हमें सबसे पहले ट्राई एनर्जी आर्ट सिखाई गई, जो स्वर्ग, धरती और इंसान की ऊर्जा को जोड़ती है। इसके बाद हमने सीखी तलवारबाजी और शरीर की फुर्ती बढ़ाने वाली तकनीक ट्राई एनर्जी स्ट्राइड। हम बस मास्टर के हाथों की कठपुतली बन चुके थे। इसी तरह 3 साल बीत गए। एक दिन मास्टर ने हमें बुलाकर कहा, अगले 7 साल तुम्हें इसी विद्या को पूरा करना होगा जो तुम्हें मार्शल आर्ट्स का भगवान बना देगी। उसने हमें एक विशाल और डरावने दरवाजे के अंदर जाने का हुक्म दिया। वहां घना कोहरा छाया हुआ था, जो असल में जमी हुई मैजिक एनर्जी थी। उस ऊर्जा की वजह से हमारी शक्तियां हर बीतते दिन के साथ अविश्वसनीय रूप से बढ़ने लगी। हम नहीं जानते थे कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी ताकत जम ले रही थी जो पूरी दुनिया को हिलाने का दम रखती थी। असली परीक्षा तो अभी शुरू होनी थी। अचानक गुफा के सन्नाटे को चीरते हुए ऐसी चीखें सुनाई दी कि रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे के पीछे से कुछ खौफनाक साए निकल रहे थे। हम बस इतना ही चिल्ला पाए, ये क्या है? उस अंधेरी खाई से अनगिनत राक्षसों का सैलाब हमारी तरफ बढ़ रहा था। हमारे लिए नर्क का द्वार खुल चुका था। चारों तरफ मौत का सन्नाटा छाने ही वाला था कि तभी आवाज आई, तलवारें निकालो और हमला करो। उसके बाद का हर दिन एक खूनी जंग जैसा था। मास्टर छन गीजा की सिखाई कला ही अब हमारी आखिरी उम्मीद थी। हैरानी की बात यह थी कि इस मौत के खेल में हमारी ताकत कई गुना तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भयानक थी। लाशों के उस ढेर के बीच आखिर में सिर्फ मैं ही बचा था। उन 100 बच्चों में से सिर्फ मैं ही था जो उस नर्क से जिंदा बाहर निकल पाया। दुनिया मुझे दान ह्योंग वू के नाम से जानती है और अब मेरा असली सफर शुरू होने वाला है। उस नर्क की गुफा को पीछे छोड़कर मैं आखिरकार इस शहर की भीड़ में वापस आ चुका था। चलते चलते क्लाउड पवेलियन नाम के एक भोजनालय पर मेरी नजर पड़ी। अंदर कदम रखते ही मुझे महसूस हुआ कि सब मुझे ही देख रहे हैं। शायद मेरा हुलिया ही कुछ ऐसा था। दोस्तों, यही कोने में जो सियोलियन बैठी है, जो ताकतवर जो क्लैन के मुखिया की बेटी है। उसके पास ही उसका भाई जो इन भी मौजूद है। वहीं सियोलियन उसे देखकर मन ही मन सोच रही थी, आखिर ये शख्स कौन है? इसकी ऑरा इतनी अलग क्यों है कि मैं चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रही हूँ। तभी जोएन उस तलवार को देखकर कह रहा था, एक तलवार और वो भी बिना मयान के। इसकी बनावट वाकई असाधारण है। मुझे पक्का यकीन है कि ये कोई मामूली योद्धा नहीं हो सकता। पिछले 10 सालों से उस गुफा में मैंने सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना खाया था। आज पहला निवाला लेते ही लगा जैसे सालों की थकान मिट गई हो। खाना खत्म करने के बाद मैं अभी शांति से बैठा ही था कि दुकानदार मेरे पास आया और बोला, श्रीमान, आपके 5 सिक्के हुए। ह्योंगवू उन शब्दों को सुनकर खुद से कह रहा था, सिक्के? पैसे? पिछले 10 सालों से उस काल कोठरी में मेरा वास्ता सिर्फ खून और लड़ाइयों से था। मैं भूल चुका था कि खाने के बदले पैसे भी देने पड़ते हैं। मैंने बस इतना कह दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी दुकानदार गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा था, क्या पैसे नहीं है? ये कोई मजाक नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो अपनी ये तलवार मेरे हवाले कर दो। तलवार की मांग सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने तलवार पर हाथ रखा और साफ कह दिया, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये तलवार मैंने अपने आखिरी दोस्त की जान के बदले हासिल की है। दुकानदार और भी जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा था, तो तुम यहाँ मुफ्त में खाने आए थे? उसकी आवाज सुनकर सब हमारी तरफ देखने लगे। तभी सियोलियन दुकानदार से कह रही थी, उन पर इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है, इनके पैसे मैं चुकाऊंगी। ये कहते हुए उस लड़की ने पैसों की थैली दुकानदार की ओर बढ़ा दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अनजान लड़की इस तरह मेरी मदद करेगी। वहीं सियोलियन उसे देखकर मन ही मन सोच रही थी,
करीब से देखने पर मेरा यकीन और भी पक्का हो गया। इस आदमी की आंखें बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह हैं। आखिर इसके पीछे का सच क्या है? इतने में ह्योंगवू खुद से उलझते हुए चिंता कर रहा था। मुझे याद है कि ऐसी स्थिति में कुछ कहना चाहिए था। कोई शब्द था जो इस वक्त बोला जाता है, पर वो शब्द क्या था मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। सियोलियोन अभी भी उसे ही देख रही थी और खुद से कह रही थी, उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। शायद वो कुछ बोलना चाहता है, लेकिन अगले ही पल वो बिना कुछ कहे बस वहाँ से चुपचाप चला गया। इतने में जोएन अपनी बहन सियोलियोन से चिढ़कर कह रहा था, सियोलियोन कैसा अजीब लड़का था वो। मदद पाने के बाद भी शुक्रिया कहने तक की तमीज नहीं थी उसमें, बस एक आवारा की तरह चला गया। सियोलियोन कह रहा था, भाई शायद उसके पास सचमुच पैसे नहीं थे, इसलिए वो झिझक रहा था। जोएन आगे शक करते हुए बोल रहा था, सिर्फ पैसे ही नहीं, मुझे तो उसमें इनर एनर्जी का नामो निशान भी नहीं दिखा। वो कोई ताकतवर योद्धा तो बिल्कुल नहीं लगता। वहीं सियोलियोन मन ही मन सोच रही थी, ताकत हो या ना हो, पर उसकी तलवार कमाल की थी, लेकिन बिना म्यान के उस तलवार को लेकर घूमना उसे मुसीबत में डाल सकता है। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। तभी ह्योंगवू अकेला चलते हुए खुद से कह रहा था, उस लड़की ने मेरे पैसे चुकाए थे, मुझे कम से कम उसे शुक्रिया तो कहना चाहिए था। आखिर मैं वो छोटा सा शब्द वक्त पर याद क्यों नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इसी के साथ द डीमन गॉड का पहला चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आप भी अगले धमाकेदार चैप्टर का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा बने। मिलते हैं बहुत जल्द चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।